इजराइल हमास युद्ध में आतंकियों ने ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमास के पास ऐसे आधुनिक तकनीक वाले हथियार कहां से आए। उन हथियारों को खरीदने के लिए हमास ने आखिर रणनीति क्या अपनाई, और सबसे बड़ा सवाल आखिर हमास के पास इतने पैसे कहां से आए जिससे वो इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने में सक्षम हो पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल चैनल। एक अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने ऐसे हजारों व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान की है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है, और इन सबको ईरान और उसकी प्रॉक्सी के जरिए फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। थिंक टैंक का सबसे बड़ा दावा, आतंकी समूहों को हर साल मिलते हैं $700 मिलियन। तेहरान भिजवाता है आतंकी समूहों को हर साल $700 मिलियन। छोटे समूह से लेकर लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भिजवाए जाते हैं पैसे। $100 मिलियन से ज्यादा हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकी समूहों को भेजे जाते हैं आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए। यूएई के फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट, ईरान ने इजराइल में हमास के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका इसको लेकर कई बार अपनी चिंता भी जाहिर कर चुका है। हालांकि ईरान के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हो गई जब अमेरिका ने यूएसए पैट्रियट एक्ट के सेक्शन 311 के तहत उसके लिए ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए। अब दिक्कत यह थी कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने के बाद ईरान अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कैसे करता। इस समस्या के समाधान के लिए उसने कई शेल कंपनी, बैंक और एक्सचेंज हाउसेस का एक गैर कानूनी ग्लोबल नेटवर्क बनाया जो उसके बदले इन फंड्स को बॉर्डर के पार भेज सके। थिंक टैंक के मुताबिक ईरान के इस गैर कानूनी बैंकिंग नेटवर्क में जो संस्थाएं शामिल हैं उनमें ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आपको बता दें कि यूएई में कम टैक्स वाला कारोबारी माहौल, सोने का व्यापार और रणनीतिक स्थान दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करता है। इसके साथ ही नापाक ईरानियों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न आतंक के सौदागर भी इसकी ओर आकर्षित रहते हैं। इसके पहले मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और कहा गया था कि यूएई के फाइनेंशियल सिस्टम को अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग नियामक व्यवस्थाओं को बढ़ाने की जरूरत है। गैर यूएई फाइनेंशियल सिस्टम को भी चेतावनी दी गई थी कि वो यूएई के साथ अपने लेन देन को बढ़ाए। इसके बाद लंदन और न्यूयॉर्क की तरह ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की इच्छा रखने वाले यूएई ने टास्क फोर्स की बात मानी और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय भी किए, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका। यूएई अमेरिका का एक जरूरी व्यापारिक साझेदार और मिडिल ईस्ट और दुनिया का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। देश ने अब तक एक मल्टी फैक्टर विदेश नीति बनाई रखी है जो यूएई को दोनों पक्षों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान इसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों को फंड करने में ना करे। उसके पास दो विकल्प है। एक ये कि या तो यूएई अपने पश्चिमी साझेदारों के साथ खड़ा रहकर प्रतिबंधों को लागू करे या पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करे। अब देखना यह है कि यूएई ईरान समर्थित आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए आखिर करता क्या है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल के साथ।